Let's start with the second chapter of business law. What is contract? डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले जो कि सबसे पहले होता है प्रपोजल, यानी कि अगर आप कोई डील करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले जो प्रपोजल है, ऑफ़र जो अपना प्रपोजल रखता है कि वो XYZ डील करना चाह रहा है आपसे, और जिस पार्टी के सामने वो ऑफ़र रखा है जब तक कि वो उसे एक्सेप्ट ना कर ले, अपनी एसेंट ना दे दे, अपनी सहमति ना दे दे, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आप मूव नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए क्या होता है, आपका ऑफ़र, आपका प्रपोजल होता है, जहाँ पे ऑफ़र क्या है, अपनी डील रखता है, और फिर जब सामने वाली पार्टी उसे एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ, मैं भी आपके जो भी आपने टर्म्स और कंडीशन बताई हैं उसके अकॉर्डिंग काम करने के लिए तैयार हूँ, आपका ऑर्डर पूरा करने के लिए तैयार हूँ, तो मिल जाती है आपको एक्सेप्टेंस। लेकिन देखिए, कोई भी ऑफ़र और एक्सेप्टेंस फ्री में नहीं दिया जाता है। अगर आप बिना कंसिडरेशन कुछ भी कर रहे हो, यानी बिना पैसे कुछ भी कर रहे हो, तो कल को आप लीगल रिलेशन नहीं क्रिएट कर पा सकते, लीगल फाउंडेशन नहीं लगा सकते। तो ऑफ़र, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के साथ अगर कंसिडरेशन मिल जाता है तो वो आपका बन जाता है एग्रीमेंट। देखिए, अब ये जो काम हुआ, एग्रीमेंट हुआ, वो लीगल भी हो सकता है, इलीगल हो सकता है। आपने सामने वाले पार्टी ड्रग खरीदना चाहती हो और आपने उसे हाँ बोल दिया और ड्रग के बदले आपको कंसिडरेशन यानी पैसा भी मिल गया हो, लेकिन वो चीज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, उसके लिए आप लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर सकते। तो किसी भी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट बोलने के लिए क्या ज़रूरी रहता है, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। तो एग्रीमेंट में जब आपके एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ आ जाती है तो वो क्या बन जाता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, और फिर आप उसके लिए लीगल रिलेशन भी क्रिएट कर सकते हो। तो जितने भी एग्रीमेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि एग्रीमेंट जो है इलीगल भी हो सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर एग्रीमेंट के लिए लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट की जाए। तो जो आपके एग्रीमेंट हैं उनके लिए लीगल ऑब्लिगेशन अगर क्रिएट नहीं हो रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, लेकिन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो आपके एग्रीमेंट ज़रूर रहते हैं। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलने के लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स रहते हैं जो सेक्शन 10 के अंदर गिवन है। तो सबसे पहले तो एग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, यानी कि जो दोनों ही पार्टी है उन्होंने अपनी अपनी बातें अपनी सहमति से की हों। पार्टीज़ कंपेटेंट होनी चाहिए, यानी कि पार्टीज़ जो है, यानी कि ऑफर और जो भी आपका एक्सेप्टर है, दोनों ही कैपेबल होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि किसी भी लॉ ने उन्हें फॉरबिड ना किया हो, लुनेटिक ना हो, पागल ना हो, माइनर ना हो, और लॉफुल कंसिडरेशन यानी कि जो अमाउंट पे की गई है वो भी क्या होनी चाहिए, लीगल अमाउंट होनी चाहिए। जिस भी काम के लिए आपका जो भी सब्जेक्ट मैटर है जिसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो लीगल होना चाहिए, और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके सेक्शन 24 to 30 और 56 के अंदर वॉइड ना की गई हो, वो चीज़ क्या रहते हैं, आपके एसेंशियल एलिमेंट रहते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इसके लिए बहुत सारे केसेस भी गिवन है। नेक्स्ट आपका आता है टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, अलग अलग तरह के टाइप रहते हैं, वैलिडिटी के बेस पे, फॉर्मेशन के बेस, परफॉर्मेंस के बेस पे। तो सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हैं, जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हैं, वो आपके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्मेंस जिनकी पॉसिबल ही नहीं है, जैसे आप कह रहे हो कि चांद तारे तोड़ लाऊं, तो उनके लिए आप तो लीगल ऑब्लिगेशन भी क्रिएट नहीं कर सकते, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी के लिए तो क्या है, आपके सही हैं, यानी कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के लिए नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपसे सामान खरीदा लेकिन गन पॉइंट पे ख़रीदा, जो सामान खरीद रहा है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो ओके है, लेकिन जो सामने वाली पार्टी गन पॉइंट पे सामान बेच रही है, वो तो उसके लिए केस क्रिएट कर सकती है ना, वो तो कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकती है। तो दैट इज़ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है इलीगल एग्रीमेंट। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, इलीगल कर रहे हैं, जैसे ड्रग्स में डील कर रहे हैं, तो ये सारे आपके इलीगल रहते हैं। नेक्स्ट है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे, वो आपके अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट के टाइप, फॉर्मेशन के बेस पे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो जिनमें जितनी भी टर्म्स और कंडीशंस हैं, जब दोनों ही पार्टी में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो ओरल रिटर्न हुआ है, हर चीज़ कंप्लीटली डील की गई है, वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि जहाँ पे जो टर्म्स और कंडीशंस है, मतलब सामने वाली पार्टी ने ऑफर ये कह लीजिए या एक्सेप्ट ने कह लीजिए, उसने अच्छे से
बोला नहीं है, लेकिन बाय द एक्टिविटीज़ या बाय द कंडक्ट ऑफ एक्सेप्टर या ऑफरर आपको लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो गया है। जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे आपसे सामान खरीदना है और मैंने हाँ नहीं बोला कि मैं आपको बेच रही हूँ, लेकिन मैंने सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया आपको देने के लिए, तो दैट इज़ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। बाकी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि जो शुरू में आपने यहाँ रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ लेकिन बाद में बन गया। जैसे मुझे गुड्स पड़ी हुई मिली रास्ते में, तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि पहले मैं फाइंडर को ढूंढूं, लेकिन फाइंडर नहीं मिला तो मैंने गुड्स को यूज़ कर लिया। बाद में जब गुड्स का ओनर आता है तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसकी जो गुड्स मैंने यूज़ कर रही है उसके लिए पे करूं। तो अगर मैं पे नहीं कर रही हूँ तो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाएगी। सो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में हुए नहीं थे, लेकिन बाद में इन्होंने रियल कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लिया, दैट इज़ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। एंड द लास्ट वन इज़ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्मेंस के बेस पे होते हैं, एग्जीक्यूटेड या एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जहाँ पे आपका प्रपोजर यानी एक्सेप्ट ऑफरर भी और एक्सेप्टर भी दोनों ने अपने पार्ट की परफॉर्मेंस पूरी कर दी है, यानी कि ऑफरर ने सामान बेचने को बोला था, वो बेच दिया है, और जो एक्सेप्टर है उसने पे कर दिया, तो दैट इज़ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे अभी जो कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन है वो पूरी नहीं हुई है। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इसमें दो तरह के रहते हैं, यूनिलेटरल और बायलेटरल। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जहाँ पे एक पार्टी ने तो अपनी जो परफॉर्मेंस है वो कंप्लीट कर दी है, जैसे मैंने तो आपको सामान बेच दिया लेकिन आपने पे नहीं किया, तो ये यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे एक पार्टी की जो परफॉर्मेंस है वो पूरी होनी बाकी है। और बायलेटरल वो होते हैं जहाँ पे दोनों ही पार्टी ने अभी तक अपनी परफॉर्मेंस पूरी नहीं की है, यानी कि ना मैंने सामान बेचा और ना ही आपने मुझे पे किया, दैट इज़ योर बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। सो ये आपके टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स थे। इसी में आगे आपको जो अभी आपने पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता है, उसी में आपको बता रखा है आगे ही इन चीज़ का ब्रॉड डिस्क्रिप्शन की प्रपोजल क्या है, यानी ऑफ़र क्या है। तो ऑफ़र सेक्शन 2A के अंदर बताया गया है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, जब एक पर्सन अपनी विलिंगनेस बता रहा है कि वो आपके साथ डील करना चाह रहा है या आपको कोई भी काम करने से रोक रहा है या आपसे कुछ करवाना चाह रहा है, तो दैट इज़ ऑफ़र। तो कोई भी चीज़ ऑफ़र करता कौन है, आपका प्रोमिसर या फिर ऑफरर। और एक वैलिड ऑफ़र के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी इच्छा बताओ, यानी कि अपने ऑफ़र को कम्युनिकेट करो। विलिंगनेस जो है आपकी, आप अपना जो प्रपोजल रखते हो वो इसीलिए रखते हो ताकि जो आपकी सामने वाली पार्टी है उसका आपको एसेंट, उसकी सहमति मिल सके। और ऑफ़र जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ऑफ़र पॉजिटिव है, जैसे मैं अपना दुकान है मेरी और सामान बेचना चाह रही हूँ, अपनी कार बेचना चाह रही हूँ, वो ऑफ़र पॉजिटिव है। नेगेटिव ऑफ़र भी हो सकता है अगर मैं आपके साथ ड्रग्स में डील करना चाह रही हूँ, लेकिन यहाँ पे कंसिक्वेंसेज आ जाते हैं कि एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं होगी। नेगेटिव का मतलब यहाँ पे ये भी हो जाता है ना कि कई बार आप किसी ने आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया और वो चाहता है कि आप उसके ऊपर कोर्ट केस ना करो, तो वो बाहर से ही कुछ पैसे वैसे दे रहा है आपको, तो नेगेटिव टर्म्स के लिए भी आप क्या कर देते हो, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो। ऑफ़र भी अलग अलग तरह के होते हैं, मेनली जनरल ऑफ़र। जनरल ऑफ़र ऐसे ऑफ़र रहते हैं जो पब्लिकली एट लार्ज किए जा रहे हैं, किसी भी एक स्पेसिफिक पर्सन को नहीं किया जाता है, तो इसके लिए एक्सेप्टेंस भी नहीं चाहिए। स्पेशल ऑफ़र, अगर मैं एक स्पेसिफिक पर्सन को ही अपना ऑफ़र डाल रही हूँ तो वो स्पेशल ऑफ़र रहता है। काउंटर ऑफ़र, अगर मैं जो ऑफ़र मैंने आपको एक, जब दो पार्टी अपने जो आइडियाज़ हैं बेसिकली, मैंने अगर आपको एक ऑफ़र रखा और मेरे ऑफ़र रखने के बाद आपने मुझे एक काउंटर ऑफ़र रख दिया, तो वो काउंटर ऑफ़र रहता है। जैसे मैंने आपको ऑफ़र किया कि मैं अपना प्लॉट बेचूंगी बी को 10 लाख का, लेकिन बी मुझे सामने से बोल रहा है मैं 8 लाख का खरीदूंगा, यानी कि मेरा ऑफ़र तो वहीं ख़त्म हो गया लेकिन सामने से आपका ऑफ़र आ गया, दैट इज़ काउंटर ऑफ़र। क्रॉस ऑफ़र रहता है कि जब दो पार्टीज़ के ऑफ़र जो आपस में टकरा जाए, एक सेम ही बात है, जैसे यहाँ पे ए जो है प्रपोज कर रहा है बी को कि वो अपनी कार 2 लाख में बेचेगा, और बी को ये बात का नहीं पता कि ये ऐसा कुछ प्रपोजल लेके आने वाला है, और बी भी सामने से उसी कार को 2 लाख में खरीदने वाला है, तो दैट इज़ योर क्रॉस ऑफर, यानी कि दो पार्टीज़ के जो ऑफर है अगर टकरा गए। और स्टैंडिंग ऑफर्स ऐसे रहते हैं जो कंटिन्यूइंग ट्रांजेक्शन के लिए रहते हैं, जो ओपन रहते हैं कि आप कभी भी आके उनको एक्सेप्ट कर सकते हो। सो वैलिड ऑफर के लिए भी यही है कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, लीगल रिलेशन होना चाहिए, जो ऑफ़र है डेफिनेट होना चाहिए। ऑफ़र के लिए ज़रूरी है कि आप उसे कम्युनिकेट भी करो, और आप जो ऑफ़र कर रहे हो वो एक्सेप्टर का एसेंट पानी ही कर रहे हो। ऑफ़र कंडीशनल भी हो सकता है, आप कोई कंडीशन भी लगा सकते हो, स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, एक्सप्रेस क्लियरली मेंशन भी हो सकती है, आपकी टर्म इम्प्लाइड भी हो सकता है। और ऑफ़र सिर्फ इंटेंशन नहीं होता, अगर मेरी इच्छा है कि आप मुझे कुछ दे दो तो वो सिर्फ इच्छा ही है, इंटेंशन ही है, वो ऑफ़र नहीं बन सकता। और इनविटेशन टू ऑफ़र और ऑफ़र में डिफरेंस रहता है कि इनविटेशन आप सिर्फ उस चीज़ को इनवाइट करो, जिसमें आपको इनवाइट कर रही हूँ कि ऑक्शन होने वाली है और वहाँ पे प्रॉपर्टी की सेल होगी, तो दैट इज़ जस्ट इनविटेशन। जब तक
इनविटेशन जो है प्रेसिडेंट होता है ऑफ़र से, पहले इनविटेशन होगा और ऑफ़र होगा। इनविटेशन के लिए आप जो है केस फाइल नहीं कर सकते, या इनविटेशन जो है डिफरेंट रहता है आपके ऑफ़र से।